I wish I knew this before. Most critical finance concept. बात करने वाले हैं इंट्रो क्वेश्चंस की। तो ये जनरली आपका होगा एक समरी वीडियो है, डिटेल वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है खाली वही देखेंगे। 1 to 1 क्वेश्चन में हमने वहाँ पे कवर किया। चलिए देखते। तो डीसीएफ से वॉक थ्रू करना है हमें। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो के बेसिस पे होता है और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू के बेसिस पे होता है। आप कंपनी के फाइनेंशियल देखोगे अजम्पशंस को यूज करके, रेवेन्यू ग्रोथ, एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल, और आप इसी बेसिस पे फ्री कैश फ्लो निकाल लोगे। देन और उसके बाद आप सम अप करोगे, डिस्काउंट करोगे नेट प्रेजेंट वैल्यू पे, डिस्काउंट रेट के बेसिस पे वेटेड एवरेज कैपिटल निकाल के। और प्रेजेंट वैल्यू है कैश फ्लो की, आप डिटरमाइन करोगे कंपनी टर्मिनल वैल्यू मल्टीपल मेथड या गोल्डन ग्रोथ मेथड लगा के। अब बेसिकली आप एक चीज़ बताओ कि आपका बीटा कैसे कैलकुलेट होता है। तो हम क्या देखते हैं, बीटा हर एक कंपनी के लिए देखते हैं। अनलीवर्ड बेसिकली होता है जो हम ब्लूमबर्ग या बाकी वेबसाइट से निकालते हैं, और जो मीडियन लेते हैं हम उसी चीज़ का सेट करके उसको लीवर करते हैं बेस्ड ऑन द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। लीवर्ड बीटा क्या होता है? अनलीवर्ड जनरली आ गया आपका लीवर्ड बीटा बाय 1 + 1 - टैक्स रेट इनटू टोटल डेट बाय इक्विटी। तो आपने इसको अनलीवर्ड को यहाँ पे लीवर्ड कर दिया, सॉरी लीवर्ड को अनलीवर्ड कर दिया, और आपको लीवर्ड बीटा निकालना है। तो अनलीवर्ड को आप मल्टीप्लाई करोगे 1 + 1 - टैक्स रेट इनटू टोटल डेट बाय इक्विटी। तो ये आपका आ गया लीवर्ड बीटा। तो जनरल अनलीवर्ड क्या होता है? लीवर्ड बीटा आ गया बाय 1 + 1 - टैक्स रेट इंटू टोटल डेट बाय इक्विटी। ये आपका अनलीवर्ड हो गया। लीवर्ड कैसे निकालते हैं? अनलीवर्ड बीटा इंटू 1 + 1 - टैक्स रेट इंटू टोटल डेट बाय इक्विटी। ये आपका लीवर्ड बीटा आ गया। अगर आपको लीवर और अनलीवर बीटा निकालना है, कैसे देखोगे? एप्पल टू एप्पल थीम देखते हैं और बीटास देखते हैं ब्लूमबर्ग पे। जो लीवर्ड होते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं डेट को ऑलरेडी एज्यूम बाय कंपनी, और हर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। बेसिकली कितने रिस्की है, कितना डेट इक्विटी परसेंटेज है, उस चीज़ के बेसिस पे देखा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग और टेक्निकल कंपनीज में हायर बीटा होते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनी में रिस्कियर होता है ना धंधा, इसलिए आपका हायर बीटा लेते हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग में कम होता है। टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालोगे आप? देखो, गोल्डन ग्रोथ मॉडल यूज़ करके निकाले जाते हैं टर्मिनल एग्जिट वैल्यू। आप कैश फ्लो लेते हो 1 + ग्रोथ रेट, डिस्काउंट रेट माइनस ग्रोथ रेट, वो चीज़ आते हैं टर्मिनल वैल्यू। आप गोल्डन ग्रोथ यूज़ करते हो मल्टीपल्स की जगह कैलकुलेट करने के लिए टर्मिनल वैल्यू। अब अप्रोप्रिएट एग्जिट मल्टीपल्स क्या होंगे? आप मीडियन ऑफ द सेट पिक करोगे इस चीज़ में। जैसे बेसिकली आप क्या करते हो, मीडियन ही पिक करते हो, क्योंकि वो चीज़ें देखनी है ना तुम्हें। अब डीसीएफ डिपेंडेंट होता है फ्यूचर असम्पशंस पे। देखो, स्टैंडर्ड आंसर क्या है? अगर सिग्निफिकेंटली मोर देन 50% ऑफ कंपनीज एंटरप्राइज वैल्यू टर्मिनल वैल्यू से आ रही है तो डीसीएफ प्रोबेबली डिपेंडेंट है फ्यूचर असम्पशन पे। अगर ऑल द डीसीएफ बेसिकली फ्यूचर असम्पशन पे डिपेंड नहीं होता, अगर टर्मिनल वैल्यू लेस देन 50% एंटरप्राइज वैल्यू की, तो उस केस में डिपेंड नहीं है। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी हायर होगी 5 बिलियन कंपनी के लिए, 500 मिलियन मार्केट कैप के लिए, कौन सा इस चीज़ में यूज़ करोगे? तो देखो, ये हायर होगी 500 मिलियन वाली कंपनी के लिए। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसके लिए हाई होगी? बेसिकली आपकी 5 बिलियन के लिए, 500 बिलियन के लिए। देखो, हाई रहेगी 500 मिलियन के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो स्मॉलर कंपनीज है वो एक्सपेक्ट करती है आउट परफॉर्म लार्ज कंपनी से। क्योंकि जनरली क्या है, लास्ट तो तुम्हारी जितना शेयर बढ़ना था बढ़ चुका ना, अब तो एक थोड़े बहुत रेट से बढ़ेगा। लेकिन स्मॉलर कंपनीज क्या है, वो शेयर बढ़ता है और वो काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म करता है। तो उस केसेस में क्या है, आपको ज़्यादा इक्विटी पे पैसा देना पड़ेगा वापस। तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो कंपनी सेम है लेकिन एक में डेट है और दूसरे में नहीं, कौन से में ज़्यादा हाई बैक होगा? तो जनरली जो विदाउट डेट है ना, उसमें हायर बैक होगा, क्योंकि डेट क्या है, एक्सपेंसिव होता है इक्विटी से। क्यों? जो इंटरेस्ट है डेट पे और टैक्स डिडक्टेबल होता है, आपका मल्टीप्लिकेशन होती है फॉर्मूला में, और जो डेट है सीनियर होता है इक्विटी में। जो डेट होल्डर्स है पहले पे किए जाते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं डेट पे यूजुअली लोअर होते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी नंबर से, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। कंपनी का हाई डेट लोड है और पे कर रहा है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ प्रिंसिपल हर साल, तो आप इसको अकाउंट कैसे करोगे? आप इसको अकाउंट करोगे ही नहीं, क्योंकि अनलीवर्ड डीसीएफ होता है इसमें। और जो डेट प्रिंसिपल पे ऑफ करना बेसिकली शो करता है का कैश फ्लो फॉर फाइनेंसिंग से
जो आपका आ रहा है उसमें जाएगा वो। आप बेसिकली ये बिट लेते हो वन माइनस टैक्स और फ्यू आइटम जो कैश फ्लो ऑपरेशन से आती है, सब्ट्रैक्ट करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को अनलीवर फ्री कैश फ्लो लेने के लिए। अगर आप लीवर्ड फ्री कैश फ्लो देखते हो तो आपके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिक्लाइन होते हैं फ्यूचर ईयर में ड्यू टू द प्रिंसिपल बीइंग पेड ऑफ, और जो मैंडेटरी डेट पेमेंट है वो रिड्यूस होती है लेवरेज फ्री कैश फ्लो के हिसाब से। और बेसिकली जनरली ये चीज आती है यहाँ पे। अब एक चीज देखी जाती है कि तुम मिड ईयर कन्वेंशन हमेशा क्यों यूज करते हो, डीसीएफ निकालते हो, क्योंकि आप डीसीएफ जब भी करोगे ना तो आप साल के बीच में ही करोगे ना, ऐसा नहीं 1 अप्रैल को कर रहे हो 31 मार्च को कर रहे हो। तो इस केस में इसलिए 0.5 यूज करते हैं हम उस चीज को करने के लिए। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या होता है, जो प्लेस किया जाता है डीसीएफ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। मैकेनिज्म सेम है डीसीएफ की तरह, लेकिन हम यूज करते हैं डिविडेंड रेदर देन फ्री कैश फ्लो। क्यों? जनरली देखो, कंपनी की अर्निंग है वो बेसिकली आपकी ईपीएस तक डाउन की जाती है पहले, और फिर आप एज्यूम करते हो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, जो परसेंटेज आपका ईपीएस का एक्चुअली गेट पेड आउट होता है शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और जो फर्म्स आपकी हिस्टोरिकल डन करती है कैसे रेगुलेटरी कैपिटल में की जाती है, कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड को ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। और इसमें चेक किया जाता है कि जो फर्म है आपके टारगेट्स को मीट करेगी टीयर 1 कैपिटल के हिसाब से, दूसरे कैपिटल रेशियोज के हिसाब से, जो डिस्काउंट करता है डिविडेंड को हर साल प्रेजेंट वैल्यू में बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी नॉट द वैक। और कैलकुलेट करता है टर्मिनल वैल्यू को बेस्ड ऑन द पी बाई बीवी या बुक वैल्यू इन द फाइनल ईयर। डिस्काउंट किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू को बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर आप सम देखो प्रेजेंट वैल्यू का, टर्मिनल वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड का, तो आपकी कंपनी की नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से चीजें आती है। अगर आप कैलकुलेट करोगे वैक तो कंपनी का कन्वर्टेबल डेट क्या होगा? कन्वर्टेबल डेट इन द मनी अगर है तो आप उसको काउंट नहीं करोगे डेट में, क्योंकि वो बेसिकली आपका उसके बाद वो आपका क्या होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है डाइल्यूशंस में। कंपनी की इक्विटी वैल्यू हायर होती है। अगर आउट ऑफ मनी है तो आप काउंट करोगे डेट में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है कन्वर्टेबल डेट के लिए पे करोगे उस चीज के लिए। तो वो चीज यहाँ पे आती है। अगर आप डीसीएफ यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो तो उस चीज में क्या होगा, लेट्स से आपने क्या किया, डीसीएफ एक कंपनी के लिए और एक फैक्ट्री बाय करना चाहते हो, और बेसिकली आप प्रेजेंट वैल्यू एंटरप्राइज के अकॉर्डिंग टू डीसीएफ 200 रुपये है, तो आप इसको चेंज कैसे करोगे? आप कैपेक्स ऐड कर दोगे 100 रुपये का इसमें ईयर 4 में, और जो रिड्यूस करेगा आपके फ्री कैश फ्लो को ईयर के लिए। जो एंटरप्राइज वैल्यू है आपकी फॉल होगी प्रेजेंट वैल्यू से, जो आप 100 रुपये से डिक्रीज करते हो। जो एक्चुअल मैथ्स है वो बेसिकली यहाँ पे बेसी हो जाता है, तो इस चीज़ को देखा जाता है। अब जैसे मर्जर के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक मर्जर मॉडल कैसे बनाओगे? एनालाइज करोगे फाइनेंशियल प्रोफाइल दो कंपनी की, और जो परचेज प्राइस है, कैसे परचेज प्राइस बनाया गया है, कैसे डिटरमाइन किया गया है ईपीएस, वो चीज़ें देखोगे। अजम्पशंस लोगे एक्विजिशन के बारे में, प्राइस, कैश, स्टॉक, डेट किस चीज़ में खरीदा गया है, डिटरमाइन करोगे वैल्यूएशन शेयर्स आउटस्टैंडिंग को, और उसी हिसाब से चीज़ें करोगे। कंबाइन करोगे इनकम स्टेटमेंट को और ऐड करोगे लाइन आइटम्स को, रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। एडजस्ट करोगे फॉरगो इंटरेस्ट ऑन कैश और इंटरेस्ट पेड करोगे डेट पे कंबाइन प्री टैक्स इनकम के हिसाब से। ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं। रूल ऑफ थंब है कोई कैलकुलेट करने के लिए एक्विजिशन एसर्टिव है डायलूटिव। अगर डील इन्वॉल्व करती है कैश और डेट को तो आप समो करते हो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को डेट के लिए, और फोरगोन करते हो इंटरेस्ट ऑन कैश, या कंपेयर करते हो प्री टैक्स सेल्स इनकम को, चीज़ें आती है। रूल ऑफ थंब क्या है आपका? एसेस करने के लिए एमएनए डील एसर्टिव है या नहीं। अगर ऑन स्टॉक डील है तो हायर पी देखा जाता है सेलर के लिए। अगर एसर्टिव है तो बायर का